हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। इससे पहले मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर। ठीक है, हमने दो कैपेसिटर ली थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ली थी। ऐसे देखो, डायग्राम समझाता हूँ, ऐसे लिया था, है ना। और बीच में वहां पर क्या था, एयर था। मैंने आपको एक ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, जाकर के आप देख सकते हो जिसने नहीं देखी है। तो यहाँ पर एयर था, तब हमने क्या निकाली थी, यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाली थी। अब हम एयर की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे इनके बीच में, तब देखेंगे कि कैपेसिटेंस कितनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैपेसिटेंस कितनी होती है अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगी, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, और इस पे क्या होता है, फिर यहाँ पर इंड्यूस, इस पे क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग में चला जाता है। ठीक है, ये पता है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बीच में हम क्या रखेंगे, अब एयर की जगह पर हम रखेंगे, यहाँ पर इसके बीच में रख देते हैं एक कंडक्टिंग स्लैब। एक मीडियम है, कंडक्टर है, एक तरह से कंडक्टर बोल सकते हो, जिसको हम कंडक्टिंग स्लैब बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह का कंडक्टर है ये, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये है कंडक्टिंग स्लैब है ये। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कंडक्टिंग स्लैब है, जिसमें आपका जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई नोट होता है ना, ई नोट वेक्टर इस साइड होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ईपी मानते हैं, है ना, ईपी मानते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, ई नोट माइनस ईपी, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यही होता है इसके अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या है, कंडक्टर है, और मैंने गॉस थ्योरम में और पहले भी आपको बताया हुआ है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक कंडक्टर होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके अंदर, ई इज इक्वल टू जो ई नोट माइनस ईपी होगा, मतलब कि वो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पर जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ई क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मानकर इसके चलेंगे। यहाँ पर जो इसकी इसकी थिकनेस जो है, इसको हम टी स्मॉल टी से लेट कर रहे हैं। ये जो है इसकी थिकनेस इस स्लैब की, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम इसको डी से शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी से शो कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, देखो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में वी। क्यू क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्लेट पे उसको हम इसको क्यू लिखते हैं। ठीक है, और जो वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ये। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस हमें फाइंड करने के लिए क्यू तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा हर जगह, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर अलग होगा। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा कैसे। यहाँ पर हमें पता है कि एज वी नो, हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखो क्या करोगे, मैं आपको बता दूं, हेडिंग अब आएगा आपके एग्जाम में, आप जब लिखोगे नोट्स बनाओगे, सबसे पहले हेडिंग लिखने के बाद ये लिखोगे। फिर ये लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, बड़ा सा डायग्राम, अच्छा सा साफ सुथरा सा सुंदर सा डायग्राम बनाओगे। उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एज वी नो, हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है। वो किसके केस में होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के केस में, मैंने बताया हुआ है। लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं होता, तब हम ई की वैल्यू डीवी अपॉन डी आर लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल चेंज, स्मॉल के लिए होता है डीवी स्मॉल, और डी आर जो है स्मॉल चेंज के। लेकिन हम वी और आर भी लिख सकते हैं। आर जो है आपका यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी को हम क्या लिखते हैं, वी अपॉन में डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है ऐसे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी अपॉन में डी। तो v का क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका, e इंटू में d। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका पोटेंशियल है, यहाँ पर v इज इक्वल टू e इंटू डी हो गया। ठीक है, तो मतलब कि ये याद रखना, जितने भी मैं फॉर्मूले लिखवाता हूँ ना, आप एक अलग से एक पेज पर आप फॉर्मूले सारे लिख लिया करो, ताकि बार बार आपको भूल ना जाओ, याद ना करना पड़े बार बार। ठीक है, तो एक जगह पर लिख लिया करो सारे फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पर हमें v निकल गया। अब यहाँ पर जो v, यहाँ पर जो e इंटू डी आया है,
पोटेंशियल इनटू डी आया है, ये पोटेंशियल हमें यहाँ पर दो चीजों का निकालना है। पोटेंशियल एक चीज का पोटेंशियल नहीं निकलेगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब और एक पोटेंशियल निकलेगा जो इसके बीच में जो जगह बच रही है, ये यहाँ पर इसके बीच में ये जगह बच रही है और यहाँ पर इसके बीच में ये जगह बच रही है ना, तो ये इसका हमें पोटेंशियल निकालना है। अगर ये नहीं होता, ये स्लैब नहीं होती, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बस, लेकिन अब ये आ गया है तो हम इसके साथ साथ इसका भी और इसका ये जगह बच रही है, फ्री स्पेस बच रहा है जो, इसका भी हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, है ना। तो हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो V इक्वल टू में इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो पहले हम लिखेंगे ये जो फ्री स्पेस बच रहा है इसका पोटेंशियल, तो V इक्वल टू में ई नॉट, फ्री स्पेस के लिए ई नॉट लिखेंगे, है ना, ई नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका यही है ई नॉट, तो ई नॉट इंटू में d माइनस टी, V इक्वल टू में ई नॉट d माइनस टी, कैसे हुआ, d मतलब पूरा माइनस टी, इसको निकाल दोगे तो आपको क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, इसके अंदर जो फ्री स्पेस है ये वाला, ठीक है, ये जो फ्री स्पेस जो एयर का है ये आपका पार्ट बचेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका इस फ्री स्पेस का। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में किसका निकालना है, आपको इसका निकालना है, तो V इक्वल टू में ed, तो फिर इसका डायरेक्ट लिख दो आप ed, ठीक है, इसका ed लिख दिया मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E थी तो E इंटू में, पर यहाँ पर E T आएगा क्योंकि इसका थिकनेस क्या है, T है ना, इसकी डिस्टेंस D है और इसकी डिस्टेंस T है, स्मॉल t, ठीक है, तो यहाँ पर D माइनस टी हो गया क्योंकि हमने इसका निकाला है, और यहाँ पर E T हो गया क्योंकि हमने इसका स्लैब का लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस कारण से यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो V इक्वल टू में ई नॉट डी माइनस टी प्लस में ये जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा तो ये भी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये बचा, तो मैं जीरो को लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखो या मत लिखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, देखो ई नॉट है, हमें ई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई नॉट क्या होता है, ई नॉट आपने पढ़ा हुआ है सिग्मा अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो बताई, उसमें भी बताया था कि जो आपका ई नॉट अगर यहाँ पर ई एम है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम हो जाएगा, है ना, पिछली वाली वीडियो में ऐसे तो बताया था मैंने, तो ई नॉट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना, तो ये आप यहाँ पर लिखे तो एज ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू भी पता है आपको, एज सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, ये भी फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको, सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, फिर ई नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ई नॉट के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा, सिग्मा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर अब मतलब इसके बाद आप लिख सकते हो कि पुटिंग सिग्मा इन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर आप इक्वेशन का नाम दे सकते हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, तो लिख सकते हो कि पुटिंग सिग्मा इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा। अब इसके बाद लिखोगे आप पुटिंग ई नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर ई नॉट है, ई नॉट को एप्सिलॉन नॉट को सही से बनाना, ई नॉट की जगह पर क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये आपकी वैल्यू निकल गई, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें पता है क्या, कि जो सी कैपेसिटेंस, अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है, देखो वी निकल गया हमारा, अब कैपेसिटेंस निकालेंगे हम, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस ही फाइंड करनी थी। Q अपॉन V होता है चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड V पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस V को पुट करेंगे यहाँ पर, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में ये Q D माइनस टी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, तो अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, इनटू में A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद C इक्वल टू में ये Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी बचा, मतलब कि कैपेसिटेंस जो होगी आपकी, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब लगा देंगे तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आपका E आएगा कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट।
तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक और कुछ लिख सकते हैं आगे। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ से मैं डी कॉमन निकाल लेता हूँ तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, नीचे 1 माइनस टी अपॉन में डी आ जाएगा इसके। तो यहाँ से तो डी कॉमन निकल गया तो 1 आया, माइनस इसके नीचे कुछ, इसके पास कुछ भी नहीं था तो टी अपॉन में डी हो जाएगा, है ना। अब देखो हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने करवाया था इन एयर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर में करवाया, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तब आपका फॉर्मूला बताओ क्या आया था, फॉर्मूला आपका आया था सी नॉट इज टू क्या आया था आपका, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आया था। जाकर देख लो अभी भी अगर विश्वास नहीं है तो, यही आया था। अब यहाँ पर देखो सेम वही चीज यहाँ पर मैंने बना दी है, अपनी तरफ से बनाई है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर सी इज टू क्या आ जाता है, सी नॉट। ये जो सी एम, यहाँ पर आपको सी एम लिख सकते हो, सी एम, ये मीडियम के लिए, ये कैपेसिटेंस किसके लिए है, मीडियम के लिए, क्योंकि हमने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है अब यहाँ पर। और मीडियम क्या है हमारा, कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पर सी एम है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि सी इज टू हमारा सी एम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसकी, ये इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो सी नॉट, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में क्या है 1 माइनस टी अपॉन में डी है यहाँ पर, है ना। तो आपका मतलब कि इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता क्या चल रहा है आपको, इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है, मतलब कि इसमें वैल्यू ये छोटी होगी। अगर यहाँ पर ये 10 है इज इक्वल टू में 10 है अपॉन में 5 है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ये कैंसिल होकर 2, मतलब कि कम आएगा ना, ये ज्यादा होएगा। तो इससे मतलब क्या पता चल रहा है हमें कि सीएम जो है वो ग्रेटर है किससे, सी नॉट से। मतलब क्या है, समझ में आया यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको। देखो तब इतनी बड़ी बात यहाँ पर है, आपसे 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है कि अगर कैपेसिटेंस अगर एयर में और कैपेसिटेंस अगर कंडक्टिंग स्लैब में किस में ज्यादा होगी, तो क्या बताओगे, मीडियम में कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। मतलब कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मीडियम रख दोगे, मीडियम कौन सा, कंडक्टिंग स्लैब रख दोगे, तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, सी कैपेसिटेंस है ना। और सी नोट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एयर, बीच में अगर एयर होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर मीडियम में अगर हम कंडक्टिंग स्लैब लगा देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप एक और चीज लिख सकते हो ऐसे कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद प्लेसिंग क्या, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी कब, जब प्लेस कर देंगे क्या हम, कंडक्टिंग स्लैब, विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। बिटवीन या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख सकते हो, ठीक है। यहां लिख दो आगे, बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है फ्रेंड। तो मतलब समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं। अगर एयर होगा तो वहां पर कैपेसिटेंस इतनी होगी, और अगर बीच में कंडक्टिंग स्लैब होगा तो वहां पर कैपेसिटेंस इतनी होगी। तो दोनों में ज्यादा किसमें होगी कैपेसिटेंस, मैंने आपको बता दिया इसमें ज्यादा होगी, कैसे होगी बता दिया वो भी मैंने, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो एक केस लेकर चलते हैं हम आगे, एक स्पेशल केस लेकर चलते हैं। स्पेशल केस कि अगर मान के चलो इफ t इज इक्वल टू डी, अगर ये t है वो इसके इक्वल हो जाए, मतलब कि इसके इक्वल, मतलब बीच में कोई भी स्पेस ना बचे, कोई भी एयर ये बच रहा था स्पेस वो ना बचे, इसके इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तब कैपेसिटेंस कितनी आएगी, तब सीएम की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। तो देखो सीएम की वैल्यू कुछ इतनी आएगी, अगर हम सीएम की वैल्यू में पुट करें, ये सीएम आया जो आपका, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें ए एप्सिलॉन नॉट और टी माइनस डी है, तो अगर हम टी की जगह पर डी लिख दे तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, अगर डी की जगह पे टी पुट कर दो या टी की जगह पे डी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा टी माइनस में टी आ जाएगा। मतलब कि क्या आ जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 0, और समथिंग अपॉन में 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। ये स्पेशल केस है आपका, समझ में आया। आप 0, आप इसमें भी टी इसको डी पुट कर सकते हो, तो तभी भी आपका इनफिनाइट ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेशल केस था, और मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टिंग स्लैब अगर हम लगा देते हैं और तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इनके बीच में कंडक्टिंग स्लैब की जगह पर
डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने बताया था आपको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा वो हम देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।